सभी को नमस्कार। हिंदी व्याकरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे विशेषण। हमने विशेषण के जो 4 भेद थे, विशेषण के जो 4 भेद माने जाते हैं, उन 4 भेदों को पढ़ा है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब कई बार वाक्य में जब विशेषण प्रयुक्त होता है तो विशेषण की जो स्थिति है, विशेषण की जो स्थिति है वो 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की वाक्य में जब विशेषण शब्द प्रयुक्त होता है तो उसकी स्थिति 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार से अभिप्राय यह है, या तो वो विशेष्य से पहले, यानी विशेषण शब्द या तो विशेष्य से पहले आएगा या फिर विशेष्य के बाद आएगा। या तो विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आएगा या विशेष्य के बाद आएगा। तो इन 2 स्थितियों की, यानी 2 स्थितियां बनने की वजह से ही क्या है कि स्थिति के आधार पर विशेषण के 2 भेद माने जाते हैं। 2 भेद माने जाते हैं। 2 भेद माने जाते हैं। 2 भेद कौन कौन से? देखो, अगर विशेषण विशेष्य से पहले है तो वो क्या कहलाएगा? अगर विशेषण है वो विशेष्य से पहले है तो उसे हम कहते हैं उद्देश्य विशेषण। क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण। और अगर विशेषण शब्द विशेष्य के बाद है, किसके? विशेष्य के बाद है, तो उसको कहते हैं विधेय विशेषण। तो स्थिति के आधार पर विशेषण के 2 भेद माने जाते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण किसे कहेंगे? कि विशेष्य से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं, पहला देखिए उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण तो कह सकते हैं विशेष्य, विशेष्य यानी संज्ञा या सर्वनाम। विशेष्य से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। यानी उद्देश्य विशेषणों का वाक्य में स्थान कहां होता है? विशेष्य से पहले होता है। विशेष्य से पहले होता है। जैसे कह दिया जाए कि बुद्धिमान व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। अब व्यक्ति शब्द क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। और जब विशेषण की स्थिति विशेष्य से पहले हो, और बुद्धिमान शब्द क्या है? विशेषण है। विशेषण है तो ये किसके अंतर्गत आएगा? किसके अंतर्गत आएगा? उद्देश्य विशेषण के। ये भाग क्या कहलाएगा? उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। जब विशेषण शब्द यानी विशेष्य से पहले संज्ञा या सर्वनाम से पहले वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है
तो वो किसके अंतर्गत है? उद्देश्य विशेषण के अंतर्गत है। कई बार हम कह देते हैं भला आदमी है, भला आदमी है जो गरीबों की सेवा कर रहा है। अब आदमी शब्द क्या है? विशेष्य है, यानी एक संज्ञा शब्द है। और उससे पहले भला शब्द क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। और जब विशेषण विशेष्य से पहले वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है तो वहां क्या है? उद्देश्य विशेषण है। इसी तरह कह दिया जाए कि सुंदर बालक ने सबका मन मोह लिया। अब बालक शब्द क्या है? विशेष्य है। और सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। तो यहां प्रयुक्त जो विशेषण है वो किसके अंतर्गत आएगा? उद्देश्य विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो पहला भेद क्या होता है? उद्देश्य विशेषण। और दूसरा भेद क्या होता है? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण के लिए हम कह सकते हैं कि विधेय विशेषण विशेष्य के बाद तथा क्रिया से पहले प्रयुक्त किए जाते हैं। तो नंबर 2 विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। तो विधेय विशेषण के बारे में हम कह सकते हैं कि विधेय विशेषण विधेय विशेषण विशेष्य यानी संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य के बाद तथा क्रिया से पहले प्रयुक्त किए जाते हैं। विधेय विशेषण होते हैं वो विशेष्य से तो पहले, विशेष्य के तो बाद, और क्रिया से क्या होते हैं? पहले, यानी वाक्य में आते हैं। जैसे हम कह सकते हैं जैसे कह दें कि वह बहुत, या हम कह दें वह तेज दौड़ता है। अब यहां देखिए विशेष्य शब्द क्या है? वह। और विशेषण शब्द क्या है? तेज। और क्रिया क्या है? दौड़ना। तो विशेष्य के तो क्या होंगे? बाद में होंगे। और क्रिया से क्या होंगे? पहले प्रयुक्त होंगे। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? विधेय विशेषण के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह कह दिया जाए हम कह दें किसी का नाम लेकर के, यहाँ सर्वनाम शब्द आया था विशेष्य के रूप में। जैसे ये कह दें मोनिका अच्छा गाती है। मोनिका शब्द क्या है? विशेष्य है, एक संज्ञा शब्द है। विशेषण क्या आया है? बाद में आया है। अच्छा शब्द क्या है? विशेषण है। और गाना क्या है? क्रिया है। तो जब विशेषण शब्द विशेष्य के बाद और क्रिया से पहले आते हैं तो किसके अंतर्गत आते हैं? विधेय विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह कह दिया जाए आपका
आपका अच्छा खेलना, सबको पसंद आया। ये क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम संज्ञा किसके अंतर्गत आते हैं वाक्य में? विशेष्य के, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अच्छा क्या है? विशेषण है। खेलना क्या है? क्रिया है। तो विशेषण जो होते हैं उनकी स्थिति दो प्रकार की होती है, या तो वो विशेष्य से पहले आएंगे या फिर विशेष्य के बाद आएंगे। इसी स्थिति के आधार पर, किसके आधार पर है? स्थिति के आधार पर जो विशेषण है उसके दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से? उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण किसे कहेंगे? जब विशेष्य से पहले, यानी विशेष्य से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण होंगे वो क्या कहलाएंगे? उद्देश्य विशेषण कहलाएंगे। जैसे विशेषण शब्द यहां देखिए, यहां दोनों वाक्यों में विशेष्य से क्या आए हैं? पहले आए हैं। विशेष्य से पहले अगर विशेषण प्रयुक्त हो रहा है तो किसके अंतर्गत आता है? उद्देश्य विशेषण के अंतर्गत आता है। और ये विशेषण शब्द जब विशेष्य के बाद दूसरी स्थिति क्या बनती है? विशेष्य के बाद वाली, कि विशेष्य के तो बाद हो और क्रिया से क्या हो? पहले हो, तो किसके अंतर्गत आएंगे? विधेय विशेषण के अंतर्गत आएंगे। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है वाक्य देकर के कि किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, या विशेषण का प्रकार कौन सा, विकल्प दे दिया जाता है उद्देश्य विशेषण या विधेय विशेषण, या चार वाक्य देकर के उनमें से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से विधेय विशेषण के अंतर्गत कौन सा वाक्य प्रयुक्त हो रहा है, या यह पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से विधेय 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 या उद्देश्य विशेषण के अंतर्गत प्रयुक्त नहीं हो रहा है। तो हमें यह जानना जरूरी है कि विशेषण की स्थिति हमेशा वाक्य में दो ही प्रकार की बनती है, या तो विशेष्य से पहले या विशेष्य के बाद। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब स्थिति के आधार पर हम विशेषण को पढ़ चुके हैं। अब देखिए विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं, जब हम दो, एक कह सकते हैं, दो कह सकते हैं, या उससे अधिक कह सकते हैं, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उनमें जब हम तुलना करेंगे, यानी चाहे व्यक्ति भी हो सकते हैं या वस्तु भी हो सकती है, उनमें क्या की जाती है? तुलना। क्या की जाती है? तुलना। और तुलना करते समय हम किसका प्रयोग करते हैं? विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं। और तुलना किसी व्यक्ति वस्तु की जब हम तुलना करते हैं तो कितने प्रकार से कर सकते हैं? जैसे देखिए, अगर हमें एक व्यक्ति है तो इसकी खुद की विशेषता हम बता सकते हैं, एक की भी बता सकते हैं। दूसरा व्यक्ति और है तो हम इन दोनों में आपस में क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। पहली स्थिति तो यह बनेगी एक की। दूसरे प्रकार से इन दोनों में आपस में तुलना हो सकती है। और दो से अधिक हैं और इनमें सब में आपस में तुलना करनी हो, सब में आपस में तुलना करनी हो, तो हम क्या करेंगे? इन तीनों में से, यानी इन तीनों में से किसी एक को, चाहे कार्य के आधार पर हो, चाहे सुंदरता के आधार पर हो, चाहे स्थिति के आधार पर हो, जब तीनों की आपस में हम तुलना करेंगे तो किसी एक को श्रेष्ठ बताएंगे। तो विशेषण जो शब्द आते हैं वो कितने प्रकार से, यानी जो तुलना है उस तुलना की कितनी अवस्थाएं बन जाती हैं? तीन अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं बनती हैं? तीन अवस्थाएं। इन तीन अवस्थाओं के, यानी इन तीन अवस्थाओं के जो बनती हैं, इन तीन अवस्थाओं के आधार पर ही, यानी विशेषण की भी क्या मानी जाती है?
विशेषण की भी तीन अवस्थाएं मानी जाती हैं। कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? तीन अवस्थाएं मानी जाती हैं। विशेषण की तीन अवस्थाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी? नंबर एक, देखो हम एक ही व्यक्ति के बारे में कोई बात कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति विशेष की या वस्तु विशेष की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है? मूलावस्था है। क्या है? मूलावस्था है। मूलावस्था में क्या है कि एक ही व्यक्ति या वस्तु की जो विशेषताएं हैं वो बताई जाती है। एक ही व्यक्ति या वस्तु की विशेषताएं बताई जाती हैं। दूसरी जो अवस्था है वो है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में दो व्यक्ति हो सकते हैं या फिर दो वस्तु हो सकती हैं। उनमें आपस में यानी विशेषताओं के आधार पर क्या की जाती है? तुलना की जाती है। यानी दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना की जाती है। तीसरी जो अवस्था होती है वो होती है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था, इसमें दो से भी अधिक, कौन सी? दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं या फिर वस्तु हो सकती है। उनकी आपस में क्या की जाती है? तुलना की जाती है। वो विशेषण की कौन सी अवस्था होती है? उत्तमावस्था होती है। विशेषण की कौन सी अवस्था होती है? उत्तमावस्था होती है। तो तुलना की जो तीन अवस्थाएं हैं, उन तीन अवस्थाओं के आधार पर ही विशेषण की भी तीन अवस्थाएं मानी जाती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले तो ले सकते हैं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं बनती हैं? तीन। तो हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है तब भी हम विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जब तुलना तीन प्रकार की अवस्थाएं तुलना की होती हैं तो उसके आधार पर है विशेषण की भी तीन अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है तुलना की जाती है तो विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब जब हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं। तुलना की कितने प्रकार की अवस्थाएं होती हैं? तीन प्रकार की अवस्थाएं हो सकती हैं। जब तुलना की तीन प्रकार की अवस्थाएं होती हैं तो उसी के आधार पर विशेषण की भी तीन यानी अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो हम कह सकते हैं तुलना की तीन प्रकार की अवस्थाएं हो सकती है। और इसी आधार पर
विशेषण की भी तीन अवस्थाएं, विशेषण की भी तीन अवस्थाएं मानी जाती है। कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? तीन। कौन कौन सी? नंबर एक, मूलावस्था, यानी जो उसकी मूल अवस्था है वो। नंबर दो, उत्तरावस्था। नंबर तीन, उत्तमावस्था। कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? तीन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मूलावस्था को। मूलावस्था क्या है? मूलावस्था में हम ये कह सकते हैं कि जब कोई विशेषण शब्द वाक्य में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होता है तो वह उसकी क्या होती है? मूलावस्था होती है। या हम यह कह सकते हैं कि मूलावस्था में किसी की किसी से तुलना नहीं की जाती है, केवल किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता मात्र ही प्रकट की जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मूलावस्था। मूलावस्था, मूलावस्था में हम क्या कह सकते हैं कि जब कोई विशेषण शब्द वाक्य में, जब कोई विशेषण शब्द वाक्य में अपने मूल रूप में, अपने मूल रूप में यानी प्रयुक्त होता है तो वह उसकी मूलावस्था मानी जाती है। मूल रूप में प्रकट कह सकते हैं या हम इसको प्रयुक्त कह सकते हैं। मूल रूप में प्रयुक्त होता है तो वह उसकी मूलावस्था मानी जाती है। क्या मानी जाती है? मूलावस्था मानी जाती है। या हम यह कह सकते हैं कि जब मूलावस्था में किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की आपस में तुलना नहीं की जाती है, केवल किसी एक व्यक्ति या वस्तु की सिर्फ विशेषता प्रकट की जाती है। तो अर्थार्थ में हम ये भी लिख सकते हैं, मूलावस्था में, मूलावस्था में किसी की किसी से तुलना नहीं की जाती है, तुलना नहीं की जाती है। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता प्रकट करते हैं। या तो हम यह कह सकते हैं कि जब कोई विशेषण शब्द वाक्य में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होता है तो वह उसकी क्या होती है? मूलावस्था होती है। दूसरी बात यह कह सकते हैं कि मूलावस्था में जो विशेषण होता है तो आपने जब मूल रूप में प्रयुक्त होता है तो किसी की किसी से तुलना नहीं करता है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, सिर्फ उसकी विशेषता मात्र है वो प्रकट करता है। जैसे हम कह दें सचिन एक अच्छा खिलाड़ी है। अब देखिए यहां पर जो विशेषण शब्द प्रयुक्त हुआ है अच्छा, क्या? अच्छा, ये अपने मूल रूप में प्रयुक्त हुआ है, मूल रूप में। तो यहां पर विशेषण की क्या है?
मूलावस्था है। क्या है? मूलावस्था है। दूसरी बात, यहां जो विशेष्य आया है सचिन, क्या आया है? विशेष्य, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। तो इस विशेष्य की किसी से भी तुलना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये विशेषण शब्द जो आया है, ये विशेषण शब्द क्या कर रहे हैं, यानी जो सचिन है उसकी क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। क्या बता, किस काम में प्रयुक्त हो रहे हैं? विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये विशेषण की यहां पर क्या है? मूलावस्था है। इसी तरह कह दिया जाए ऐश्वर्या सुंदर अभिनेत्री है। अब यहां पर विशेषण शब्द क्या है? सुंदर। अब ये विशेषण शब्द है जो यहां प्रयुक्त हुआ है, ये किसी विशेष्य की क्या बता रहे हैं? सिर्फ विशेषता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहा है। किसी अन्य से यहां जो विशेष्य ऐश्वर्या जो विशेष्य है, इसकी किसी के साथ भी तुलना नहीं कर रहा है। तो जहां विशेषण शब्द सिर्फ विशेष्य की विशेषता प्रकट कर रहा हो, अपने मूल रूप में हो, तो वो क्या कहलाता है? विशेषण की वहां क्या होती है? मूलावस्था होती है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम पढ़ते हैं विशेषण की दूसरी अवस्था। दूसरी जो अवस्था है वो क्या है? उत्तरावस्था। विशेषण की उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है? दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो वस्तु हो सकती हैं। उन दोनों के आपस के जो गुण हैं, उन गुणों में आपस में क्या की जाती है? तुलना की जाती है। क्या की जाती है? तुलना की जाती है। और तुलना करने के बाद में, यानी दोनों में से किसी एक को अच्छा बताया जाता है। दो में कंपेयर होगा तो एक को तो अच्छा बताया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तरावस्था में दो या दो से अधिक, यानी दो वस्तुओं की या दो व्यक्तियों की आपस में क्या करेंगे? गुणों की तुलना करेंगे। और दो व्यक्तियों की गुणों की तुलना करेंगे तो सीधी बात है कि जो वाक्य होगा उसमें दो विशेष्य क्या होंगे? प्रयुक्त होंगे। तो हम कह सकते हैं इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है। पहली पहचान क्या है? क्या है इसकी? इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है। तुलना की जाती है तथा वाक्य में दो विशेष्यों का, दो में तुलना होगी तो विशेष्य दो ही होंगे, दो विशेष्यों का, विशेष्यों यानी संज्ञा या सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। जब दो में तुलना होगी तो दो विशेष्यों का वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। दूसरा हम इसके लिए यह कह सकते हैं कि इस अवस्था में या तो मूल जो विशेषण होता है उस मूल विशेषण से पहले से शब्द जोड़ दिया जाएगा। मूल विशेषण शब्द आएगा उससे पहले से शब्द जोड़ दिया जाएगा, या फिर मूल विशेषण के बाद तर यात्रा प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं, नंबर 2 लिखिए, इस अवस्था में मूल विशेषण से पहले से जोड़ दिया जाता है।
या फिर मूल विशेषण के बाद, मूल विशेषण के बाद तर या तरा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तर या तरा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी मूल विशेषण शब्द आएगा उससे पहले या तो से जोड़ेंगे या फिर मूल विशेषण के बाद में क्या करेंगे, तर या तरा प्रत्यय लगाएंगे, और उससे पहले जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे, से जोड़ेंगे। नंबर 3, तीसरी बात इसमें क्या ध्यान में रखी जाती है कि जिस संज्ञा से तुलना की जाती है उसके बाद से अधिक, से कम, से बढ़कर, से घटकर, की अपेक्षा, की तुलना में आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं जिस संज्ञा से तुलना की जाती है, जिस संज्ञा से तुलना की जाती है उसके बाद से बढ़कर, से घटकर, से अधिक, से कम, इसके अलावा की अपेक्षा, की तुलना में, की अपेक्षा, इस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, या फिर की तुलना में, की तुलना में आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कह दिया जाए सचिन सहवाग से अच्छा खिलाड़ी था, सचिन सहवाग से अच्छा खिलाड़ी था। तो हमने पहले कहा, क्या कहा, दो व्यक्तियों या वस्तुओं में क्या की जाती है, गुणों में तुलना की जाती है। यानी दोनों के जो गुण हैं उनमें क्या हो रही है, तुलना हो रही है। और वाक्य में दो विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। तो विशेष्य दो आए हैं, सचिन और सहवाग। इस अवस्था में मूल विशेषण से पहले या तो क्या करेंगे, मूल विशेषण शब्द क्या है, अच्छा विशेषण शब्द है, मूल विशेषण है, उससे पहले क्या आएगा, से। उससे पहले किसका प्रयोग हुआ है, से का प्रयोग हुआ है, से जोड़ दिया जाता है। या तो से जोड़ दिया जाएगा या फिर मूल विशेषण के बाद आता तो क्या होता, तर या तरा प्रत्यय का प्रयोग होता। तीसरा नियम, जिस संज्ञा से तुलना की जाती है, अब सचिन की तुलना किससे हो रही है, सहवाग से, तो उसके बाद से, तो सचिन के बाद में सहवाग की से तुलना करें तो उसके बाद में किसका प्रयोग हुआ है, से। या फिर से बढ़कर, से घटकर, से अधिक, से कम, की अपेक्षा, की तुलना में आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहां दो की आपस में क्या हो रही है, तुलना हो रही है। दो विशेषों में या दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में आपस में क्या होती है, उत्तरावस्था में दो में आपस में क्या होती है, तुलना होती है। इसी तरह कह दिया जाए कि ऐश्वर्या प्रियंका से यानी
सुंदरतरा अभिनेत्री हैं। सुंदर है, पुल्लिंग है तो तर और नहीं तरा, सुंदरतरा अभिनेत्री है। यानी दो विशेषों में आपस में क्या हो रही है? तुलना हो रही है। क्या हो रही है? तुलना हो रही है। किसमें? ऐश्वर्या और प्रियंका में। मूल विशेषण शब्द क्या था? सुंदर, और इसके साथ में जुड़ा क्या है? तरा। क्या जुड़ा है? तरा प्रत्यय जुड़ा है, तो क्या बन गया? सुंदरतरा अभिनेत्री है। तो या तो इससे पहले से और बाद में क्या जोड़ दिया जा गया? तरा प्रत्यय। सीधा भी कह सकते हैं ऐश्वर्या प्रियंका से सुंदरतरा अभिनेत्री है, से नया भी लगाए तो भी सही है। इसी तरह अगर कह दिया जाए कि राम श्याम की तुलना में ज्यादा परिश्रम करता है, राम श्याम की तुलना में ज्यादा परिश्रम करता है। अब दो व्यक्ति अपने पास में, राम और श्याम, दोनों में क्या हो रही है? तुलना। तो तुलना करेंगे तो हम से अधिक, से कम, से ज्यादा इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो राम श्याम की तुलना में, यहां आपने भी लिखा था ना घटकर बढ़कर की तुलना में, तो किसका प्रयोग हुआ है? की तुलना में। की तुलना में ज्यादा परिश्रम करता है। विशेषण तो क्या है? परिश्रम है विशेषण। तो जब दो में आपस में तुलना होती है तो वहां क्या होती है? उत्तरावस्था होती है। इसी तरह कह दिया जाए राम श्याम की अपेक्षा बुद्धिमान है। विशेषण शब्द क्या है? बुद्धिमान। राम और श्याम दो क्या है? व्यक्ति हैं, दो विशेष्य हैं, और इनकी तुलना करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? की अपेक्षा। इसका? की अपेक्षा। इसी तरह कह दिया जाए मोहन सोहन से कम ताकतवर है। अब विशेषण शब्द तो ताकतवर, और विशेष्य क्या अपने पास है? मोहन और सोहन, और दोनों की तुलना करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? से कम, से अधिक, से ज्यादा, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है? विशेषण की क्या है? उत्तरावस्था। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब देखिए विशेषण की तीसरी अवस्था है, वो है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या होता है कि इसमें बहुत से जो लोग होते हैं या बहुत सी जो वस्तुएं होती हैं उनकी आपस में तुलना की जाती है। बहुत से व्यक्तियों की या वस्तुओं की जब आपस में तुलना की जाती है तो उन सब में से एक को या तो सबसे अच्छा या फिर सबसे बुरा बताया जाता है। तो हम कह सकते हैं इसमें बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं की आपस में तुलना
की जाती है। इन सब में से किसी एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। यानी इसमें जो तुलना होगी वो दो से अधिक कह सकते हैं, या बहुत से जो व्यक्ति होंगे, वस्तुएं होंगी, उनमें आपस में तुलना होगी। दूसरा है, अब इसकी एक नंबर पहचान क्या है? इसमें जो मूल विशेषण शब्द आएगा उससे पहले या तो क्या लगाना पड़ेगा, या तो उसमें सबसे शब्द का प्रयोग होगा। किससे पहले? मूल विशेषण शब्द से पहले। या फिर मूल विशेषण शब्द है तो उसके बाद या तो तम या फिर तमा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं इस अवस्था में या तो मूल विशेषण शब्द से पहले सबसे शब्द का प्रयोग किया जाएगा, या फिर मूल विशेषण शब्द के बाद तम या तमा प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो हम कहते हैं इस अवस्था में मूल विशेषण शब्द से पहले सबसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। या फिर मूल विशेषण शब्द के बाद तम या तमा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दूसरी पहचान क्या रहेगी इसकी? दूसरी पहचान ये रहेगी कि इस अवस्था के लिए सबसे अधिक, सबसे कम, सभी से, सभी में, या इन सब में, या इन सब से आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, या आदि शब्द लगाए जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं इस अवस्था के लिए, इस अवस्था के लिए, इस अवस्था के लिए कौन कौन से शब्द? सबसे अधिक, सबसे कम, सबसे अधिक, सबसे कम, इसके अलावा सभी से, सभी में, सभी से, सभी में, इन सब में, या इन सब में, या इन सब से, इन सब में, या फिर इन सब से आदि शब्द लगाए जाते हैं, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए उदाहरण के तौर पर जैसे कह दिया जाए
सचिन सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अब जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों से किसकी तुलना हो रही है? सचिन की हो रही है। यानी सारे खिलाड़ियों में से सचिन की तुलना हो रही है। और सचिन को जितने भी यानी खिलाड़ी हैं उनमें क्या बताया गया है? अच्छा बताया गया है। क्या बताया गया है? अच्छा बताया गया है। ये विशेषण की क्या है? अच्छा शब्द है। विशेषण की मूलावस्था, मूलावस्था है। क्या है? मूलावस्था है। अब मूलावस्था से पहले या तो मूलावस्था से पहले, मूल विशेषण शब्द से पहले कौन सा शब्द लगाया जाए? सबसे। या फिर उसके बाद अगर मूल विशेषण शब्द के बाद अगर प्रयोग करना है तो किसका प्रयोग हो? तम या तमा प्रत्यय का। तो कौन सा शब्द आया है? सबसे। कौन सा शब्द आया है? सबसे। तो ये विशेषण की कौन सी अवस्था है? उत्तमावस्था है। क्या है? उत्तमावस्था। यानी चिन्ह की जितने भी खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों के साथ में क्या की जा रही है? वाक्य में तुलना की जा रही है। इसी तरह कह दिया जाए मनीषा ने कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए। अब जो मनीषा है, मनीषा की तुलना कक्षा में जो सारे विद्यार्थी थे यानी विद्यार्थियों का एक समूह था जिसको कक्षा कहा गया था, उसके साथ में तुलना हो रही है। किसके आधार पर? यानी प्राप्त करने वाले अंकों के आधार पर। तो अधिक शब्द क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। और विशेषण के साथ में कौन सा प्रत्यय है? तम। कौन सा प्रत्यय है? तम। तब कहा गया है कि मनीषा ने कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए। यानी सबने जो कक्षा के विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए थे उन सब से ज्यादा अंक है तब कहा जाता है अधिकतम। तब क्या कहा गया है? अधिकतम। इसी तरह कह दिया जाए मोनिका सबसे अधिक बुद्धिमान है। अब जो मोनिका है उसकी बहुत सारे लोगों के साथ में क्या हो रही है? तुलना हो रही है। और विशेषण शब्द क्या है? बुद्धिमान। और बुद्धिमान से पहले क्या आया है? से अधिक। सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे कम, सभी से या सभी में। इसी तरह हम कह सकते हैं पूजा सभी से ईमानदार है। अब जो पूजा है इसकी तुलना यानी बहुत सारे जो व्यक्ति विशेष हैं उनके साथ में तुलना हो रही है। और विशेषण शब्द क्या है? मूल विशेषण क्या है? ईमानदार। और ईमानदार से पहले किसका प्रयोग हो रहा है? सभी से। किसका प्रयोग हो रहा है? सभी से। इसी तरह कह दिया जाए राम इन सब में होशियार है। विशेषण शब्द क्या है? होशियार। और राम के अन्य जो व्यक्ति हैं उनसे तुलना हो रही है। और उस मूल विशेषण शब्द है, विशेषण से पहले किसका प्रयोग हुआ है? इन सब में। इन सब में। कौन से शब्द लगाया गया? इन सब में। तो ये क्या है? विशेषण की उत्तमावस्था है। विशेषण की क्या है? उत्तमावस्था है।
तो हम हिंदी व्याकरण में जो विकारी शब्द थे, विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम और जो विशेषण है, विशेषण के चारों भेद और स्थिति के आधार पर विशेषण के प्रकार और विशेषण की अवस्थाएं, ये विस्तृत रूप से हम पढ़ चुके हैं। अगर फिर भी अगर कोई चीज आपके समझ में नहीं है, ये विषय वस्तु से संबंधित किसी प्रकार का कोई संशय है, तो आप यानी YouTube चैनल का जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपने कमेंट के माध्यम से अपनी जो यानी कोई परेशानी है विषय वस्तु से संबंधित या किसी प्रकार का संशय है तो वो लिखकर आप भेज सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये हिंदी की क्लास अच्छी लग रही है और आपको ये लग रहा है कि वास्तव में हमें विस्तार पूर्वक समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो जैसा आपका सुझाव है वैसा आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आपके कमेंट सेक्शन में लिखने से मुझे ये फायदा होता है कि एक पता चल जाता है कि विद्यार्थियों को विषय वस्तु कितनी समझ में आ रही है। और अपना मूल उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को यानी हिंदी व्याकरण के बारे में जितना जानते हैं उतना बताया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें उनको यानी कठिनाई महसूस न हो। आपको अगर ये हिंदी की जो क्लास है ये अच्छी लग रही है या आपको वास्तव में ही समझ में आ रही है, तो अपने जो सहपाठी हैं उन सहपाठियों तक इस क्लास को आप यानी शेयर करें और जो नए साथी हैं, जो नए विद्यार्थी हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वो भी अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।